आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, 17 मई है आज, बुधवार का दिन। आज तक रेडियो पर सुन रहे हैं आप दिन भर। मेरा नाम नितिन ठाकुर। कर्नाटक में सिद्धारमैया ने बाजी मार ली। तमाम कोशिशों के बाद शिव कुमार पीछे रह गए, ऐसा लग रहा था। लेकिन शाम होते होते डीके शिव कुमार ने इस खबर को बोगस बताकर सस्पेंस बढ़ा दिया है। ನೀವು ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬೋಗಸು ಫ್ರಾಡ್ಗಳು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನೇನು ಮಾತಾಡೋದು। तो क्या खेल में अभी और भी मोड़ आने हैं? क्या डीके शिव कुमार अब भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? इसी सवाल से करेंगे दिन भर की शुरुआत। उधर ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि अगर कोई लोकल पार्टी किसी राज्य में मजबूत है तो लोकसभा चुनाव में बाकी विपक्षी पार्टियों को उसे समर्थन देना चाहिए, न कि उसके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। तो क्या यह फॉर्मूला प्रैक्टिकल है और इससे फायदा किसे होगा, कांग्रेस को या फिर क्षेत्रीय दलों को? वहीं 2 दिन बाद 19 मई को प्रधानमंत्री मोदी जापान के हिरोशिमा जा रहे हैं G7 मीटिंग अटेंड करने। लेकिन ये मीटिंग भारत के लिए इस बार चैलेंजिंग होने वाली है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम बताएंगे। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, जिसे अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने जारी किया था, उस पर भारत का पलटवार आया है। लेकिन इसकी वजह क्या है, ये जानेंगे और फिर सुनेंगे भौचक। लेकिन फिलहाल सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस। आ गए हैं सूरज कुमार। कर्नाटक सीएम पर कांग्रेस का सस्पेंस बरकरार। कांग्रेस नेता सुरजेवाला बोले 48 से 72 घंटे में नई सरकार होगी। दिल्ली सरकार ने सर्विसेज सेक्रेटरी बदलने का प्रस्ताव एलजी को भेजा। आशीष मोरे की जगह लेंगे एके सिंह। हिंडनबर्ग अदानी केस की जांच पूरी करने के लिए सेबी को सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त तक दिया वक्त। सेबी ने 6 महीने का मांगा था टाइम। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री 5 दिवसीय कार्यक्रम के बाद पटना से हुए रवाना। बिहार से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत का दे चुके हैं बयान। और इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक की मियाद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बढ़ाया। 31 मई तक इमरान को राहत। यह है दिन भर। मैं हूं नितिन ठाकुर। उत्साह से भरी आवाजें, जश्न में छूटते पटाखे, ढोल पर नाचते कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के समर्थक। ये सारी तस्वीरें शाम होते होते थोड़ा सा बदल गईं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया होंगे। सुबह से इस खबर पर बहुत विश्लेषण हुए थे। दावा यह था कि उनके नाम पर मुहर लग गई है। लेकिन तभी कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार का एक बयान आ गया। सुबह से जो न्यूज पर खबरें चल रही हैं वो फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सिद्धारमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये खबर बोगस है। डीके के इस बयान के आते ही सिद्धारमैया के समर्थकों में सन्नाटा पसर गया। डीके शिव कुमार से पहले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी मीडिया के सामने आए थे और कहा था कि अगले 24 से 48 घंटों में नए मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो जाएगा। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनको कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से ये अख्तियार दिया है कि वो कांग्रेस का अगला विधायक दल का नेता एंड कॉन्सिक्वेंटली मुख्यमंत्री घोषित करें, वो बाकायदा संपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है आज, हो सकता है कल तक हम आपको ये निर्णय बता देंगे। सुबह ये खबरें आई कि सिद्धारमैया को पहले 2 साल के लिए सीएम पद ऑफर किया जाएगा और आखिरी 3 साल डीके सीएम होंगे। मगर डीके ने इस प्रस्ताव को नकार दिया है। फिर बताया गया कि डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम, केपीसीसी प्रेसिडेंट और 2 मिनिस्ट्री पर मान गए हैं। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद फिर कहानी पलटी, क्योंकि डीके शिव कुमार अब इससे भी सहमत नहीं है। मतलब हर घंटे कहानी में कोई ना कोई ट्विस्ट तो है ही। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जब डीके शिव कुमार सिद्धारमैया के नाम पर मान ही गए थे तो फिर अचानक उन्होंने अपना स्टैंड क्यों बदला? ये पूछा हमने कर्नाटक के बेंगलुरु में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर अनघा केशवा से। जो डीके शिव कुमार डे 1 से बहुत जिद्दा है ये कह के कि उनको ही मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए। मगर ये बात ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि ही हैज रियली वर्कड अ लॉट फॉर द पार्टी। वो केपीसीसी प्रेसिडेंट बन के इतना काम किया है ताकि ही हैज इवन स्पॉन्सर्ड द भारत जोड़ो यात्रा व्हिच वाज होस्टेड बाय राहुल गांधी। सिर्फ ये नहीं, इवन व्हेन कांग्रेस वाज एट इट्स क्राइसिस, गुजरात की 50 एमएलएस ही होस्टेड एट हिज रिजॉर्ट इन बेंगलुरु। सो सिर्फ कर्नाटका के लिए नहीं, फुल एआईसी, फुल कांग्रेस नेशनली ही हैज वर्कड अ लॉट। सो
इसीलिए डीके शिव कुमार को लगता है कि उनको ही हैज टू गेट समथिंग बैक इन रिटर्न। तो इसलिए ही सेज दैट कांग्रेस, मैंने श्रीमती सोनिया गांधी को एक वादा किया था ये कहकर कि मैं कर्नाटक को कांग्रेस के लिए एक गिफ्ट दूंगी और अभी आई हैव अचीव्ड इट। तो इसीलिए आई वांट समथिंग इन रिटर्न, आई वांट टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक। मैंने इतना काम किया है, आई हैव वर्क सो मच, इट्स नॉट लाइक आई हैव जस्ट शोड अप वन डे एंड आई एम आस्किंग फॉर द पोजीशन। मैंने सच्ची हार्ड वर्क किया है और ये ट्रूथ भी है। वी ऑल सो, हमने ग्राउंड से रिपोर्टिंग करके हमने देखा कि किस तरह से डीके शिव कुमार कैरिड आउट द प्रजाध्वनि यात्रा, जस्ट लाइक हाउ सिद्धरामैया कैरिड आउट, सेम इक्वली ही आल्सो कैरिड आउट। द ओनली रीजन व्हाई सिद्धरामैया को ज्यादा प्रोमिनेंस मिल रहा है, टू रीजंस। वन, ही इज अ सीनियर लीडर, ही इज 75 years old एंड ही इज सेइंग दैट ये उनका आखिरी इलेक्शन होगा और एक आखिरी बार ही वांट्स टू बिकम अ मुख्यमंत्री। सेकंड रीजन ये है कि ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुरुबा लीडर, वो कुरुबा कम्युनिटी से है और ही इज अ मास लीडर। ऑन द अदर हैंड डीके शिव कुमार भी ये कह रहे हैं कि मैंने भी इतना काम किया है, सो इवन आई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट। सो ये है उनका डेडलॉक, बोथ ऑफ देम फाइटिंग फॉर द सेम पोजीशन। बट डीके शिव कुमार हैज मेड इट वेरी वेरी क्लियर ये कह के कि इट्स आइदर माई वे और द हाईवे, मुझे मुख्यमंत्री स्थान मिलना चाहिए या मैं सिर्फ एमएलए बनकर रहूंगा। अनघा, शिव कुमार की राहुल गांधी से मुलाकात हुई, उनकी डिमांड बताइए क्या है? डीके शिव कुमार wants only one thing, उनको मुख्यमंत्री बनना है बस। नो मैटर व्हाट यू ऑफर एज अ कॉम्पनसेशन, ये उनके लिए समाधान नहीं होगा। डीके शिव कुमार को सिर्फ ये चाहिए, वो मुख्यमंत्री स्थान। अगर ये नहीं हुआ कि इवन इफ यू मेक हिम अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और यू ऑफर हिम रियली हाई पोर्टफोलियोज, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ ही इज नॉट अ मुख्यमंत्री, ही इज ऑलवेज अ सेकंड इन द पार्टी, एंड अ सेकंड इन अ पार्टी और अ गवर्नमेंट इट्स नॉट इक्वल टू द फर्स्ट, राइट? तो इसीलिए डीके शिव कुमार जिद कह के बैठे कि मुझे मुख्यमंत्री स्थान ही चाहिए, मैं बच नहीं करूंगा। फैक्ट इज डीके शिव कुमार ने सालों से ही हैज बीन फाइटिंग फॉर दिस सीट, सालों से एस्पायर कर रहे हैं और इस चुनाव में डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही हैज वर्कड सो हार्ड एंड इफ ही इज डिनाइड अ चीफ मिनिस्टर चेयर, ही विल बी वेरी डिसहार्टेंड। और टू, पार्टी कार्डर के लिए यह बहुत गलत संदेश मैसेज होगा कि इवन इफ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट व्हाट यू वांट। सो दैट्स द काइंड ऑफ मैसेज दैट विल गो डाउन टू द पार्टी कार्डर। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है which Mallikarjun Kharge is handling, because the decision which you take now will one change the administration of the entire state, और two, उनका इंटरनल पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। उनका माइंड्स में पार्टी कार्डर्स को ये लगता है कि if DK Shiv Kumar is denied, then the party cadre might think no matter how hard we work, we might not get what we want, so why should we work? तो ऐसा भी एक रॉन्ग संदेश जा सकता है। अच्छा, तो क्या पार्टी आलाकमान उनकी मांग पर विचार कर रहा है और क्या कर्नाटक के लोग भी डीके शिव कुमार को सीएम के तौर पर स्वीकार कर लेंगे, आपको लगता है? ये बहुत अनलाइकली सिचुएशन, इट्स अ वेरी अनलाइकली सिचुएशन, क्योंकि द पीपल ऑफ कर्नाटका से भी जब मैंने बात किया, वो कह रहे थे कि उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट दिया बिकॉज ऑफ ओनली सिद्धरामैया। डीके शिव कुमार फेस देखे कोई नहीं वोट किया यहाँ कर्नाटका में, दे ओनली वोटेड फॉर कांग्रेस और सिद्धरामैया। डीके शिव कुमार वाज एन एडेड पॉइंट, ही वाज लाइक अ स्ट्रेंथ फॉर द पार्टी बिकॉज ऑफ हिज वेल्थ एंड द काइंड ऑफ मनी दैट ही हैज ओनली बीन एज अ स्ट्रेंथ, बट द पीपल ऑफ कर्नाटका ने कांग्रेस को वोट डीके शिव कुमार को देके नहीं वोट किया, यही सच्चाई। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सिद्धरामैया मास लीडर है, क्योंकि द पीपल ऑफ कर्नाटका ने सिद्धरामैया को देख के ही कांग्रेस को वोट चलाई। ही हैज बीन अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिफोर and a very successful one at that. People have already seen how he has handled, उन्होंने कैसा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को चलाई है। इसीलिए सब जनों ने सिद्धरामैया देख के ही वोट किया है। डीके शिव कुमार एज ए चीफ मिनिस्टर, बहुत सारा प्रोटेस्ट भी हो सकता है। The people certainly will not accept that. जी अनघा, तो डीके शिव कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं और कुछ भी नहीं, लेकिन जनता डीके शिव कुमार को नहीं बल्कि सिद्धरामैया को अपना नेता देखना चाहती है, ऐसा लग रहा है बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों को। उधर कर्नाटक में बीजेपी की हार ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को संजीवनी दे दी है। इसके साथ ही विपक्षी एकता की कोशिशों को भी बल मिला है। ऑपोजिशन के बड़े नामों में से एक ममता बनर्जी ने पिछले दिनों कहा कि वो उन राज्यों में कांग्रेस का सपोर्ट करने को राजी हैं जहां वो मजबूत है, लेकिन कांग्रेस को बंगाल जैसे राज्यों में टीएमसी की मदद करनी पड़ेगी। कल अखिलेश यादव ने भी ममता के बयान का समर्थन किया, कहा कि जिस राज्य में जो दल मजबूत हो वहां उसे आगे करके चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और अन्य पार्टियां भी यही चाहती हैं
नीतीश कुमार भी अपोजिशन यूनिटी के लिए लगातार लाइक माइंडेड पार्टियों के नेताओं से मिल रहे हैं। नीतीश इन नेताओं के सामने भी बीजेपी के एक उम्मीदवार के मुकाबले विपक्षी पार्टियों का एक ही उम्मीदवार खड़ा करने का प्रस्ताव दे रहे हैं। ममता नीतीश के इस फॉर्मूले से सहमत दिखती हैं और उनसे विपक्षी नेताओं की एक बैठक पटना में बुलाने की बात भी कही है। लेकिन कह देना एक बात है, प्रैक्टिकली करना अलग बात है। तो क्या ऐसा हो पाएगा, यह हमने पूछा इंडिया टुडे मैगजीन के एग्जीक्यूटिव एडिटर कौशिक डेका से। ये कोई नई बात नहीं है। इस बात पे एक बड़ा समस्या ये है कि अगर हम स्टेट जिनमें कांग्रेस शक्तिशाली है ऐसे स्टेट्स की गिनती करें तो 6 तो ऐसे स्टेट है जिनमें कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होते हैं, जहां पे दोनों ही पार्टी लगभग सम परिमाण शक्तिशाली है। छोटा स्टेट है उत्तराखंड, हिमाचल, बड़ा स्टेट में लिया जाए तो राजस्थान है, गुजरात में कांग्रेस टक्कर देते हैं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। ये जो 6 स्टेट के मैंने नाम लिया, कुल मिला के 100 सीट है इसमें, और इसमें सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी है। तो इसमें कांग्रेस को टीएमसी की, सपा की या आरजेडी की सहायता की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वहां पे इन पार्टियों के नाम मात्र कभी कभी कोई उम्मीदवार खड़े होते, लेकिन जैसे आपने कहा है धरातल में या क्षेत्र में, ग्राउंड लेवल में कोई ऐसी की इम्पैक्ट नहीं है। तो कांग्रेस को इन पार्टी से मदद कहाँ मिलेगा? कांग्रेस को इन पार्टी से मदद मिलना चाहिए महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, ऐसे स्टेट्स में कांग्रेस को मदद मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे स्टेट्स में ये पार्टी कांग्रेस को मदद करने के लिए उत्सुक नहीं है, क्योंकि वहां पे उन लोगों का दबदबा है और कांग्रेस अगर मैदान में उतर जाते हैं, हालांकि है, तो उनके वोट शेयर बढ़ जाते हैं। तो ये प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल समस्या है, क्योंकि यहाँ पे जो जहां जैसे स्टेट के मैंने नाम लिया, जैसे बिहार के नाम लीजिए, उत्तर प्रदेश के नाम लीजिए, बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ऐसे स्टेट में अगर कांग्रेस हट जाए तो कांग्रेस का जो संगठन है, इन स्टेट में कांग्रेस के संगठन अभी भी है, तो बिल्कुल ही उम्मीदवार खड़ा ना होंगे, तो सांगठनिक तौर पे कांग्रेस को एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट होता है। और इसी वजह से कई दफा कांग्रेस के हाईकमान चाहते हुए भी, क्योंकि रीजनल जो लीडर्स है वो सालों से मेहनत करते रहते हैं, वो हटना नहीं चाहते। तो ये जो प्रैग्मेटिक समस्या है, जो लेन देन है, जहां पे कांग्रेस शक्तिशाली है वहां पे क्षेत्रीय पार्टी है ही नहीं, तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या है कांग्रेस के सामने भी। कौशिक जी, थोड़ी देर के लिए मान लें कि इस फॉर्मूले को विपक्षी पार्टियां अपना लेती हैं, तो इसमें फायदा किसका आपको ज्यादा लगता है, कांग्रेस का है या रीजनल पार्टियों का है? देखिए, बहुत प्रैग्मेटिक सोचा जाए, जी कांग्रेस अगर समझ लीजिए महाराष्ट्र से हट जाए तो ज्यादा फायदा किसको होगा? कांग्रेस के वोट शेयर या एनसीपी को जाएंगे, शिवसेना को बहुत कम ही जाएंगे। इस तरह से बंगाल में अगर हट जाएंगे कांग्रेस तो फायदा टीएमसी को होंगे, टीएमसी के सीट भरेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले के जो मकसद है वो ये है कि बीजेपी के जो वोट है वो कोर वोट बीजेपी में इंटैक्ट रहते हैं। क्योंकि आप अगर देखेंगे बीजेपी किस बात के लिए स्टैंड करते हैं आप लगभग कह सकते हो, लेकिन टीएमसी और कांग्रेस में अंतर ढूंढना बहुत मुश्किल है वोटर के लिए भी। तो इस तरह से या एनसीपी और कांग्रेस में अगर अंतर ढूंढना है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सारे पार्टी कांग्रेस के ही ऑफशूट्स है। तो फायदा ऐसे पार्टी को ही होंगे जो जिनके वोट शेयर जो कांग्रेस के ही उपज है, और जो उन्हीं वोट शेयर को या उसी वोट कैटेगरी को टारगेट करते हैं जो पहले कांग्रेस के हुआ करते हैं। तो इसीलिए इस पूरे सांठगांठ का मकसद वही होगा। जैसे बिहार में अगर कांग्रेस हट जाए तो मैदान सिर्फ आरजेडी के लिए और जेडीयू के लिए रह जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में से कांग्रेस हट जाए तो सपा के लिए, और अगर बीएसपी उसी तरह उतरते हैं तो उनके लिए मैदान रह जाते हैं। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो थोड़ा बहुत वोट्स कांग्रेस लेके जाते हैं, जिनको इस तरह मान सकते हैं कि बीजेपी और हारने वाले के बीच में जो अंतर है वो अगर कांग्रेस डोनेट कर दे किसी और पार्टी को, तो सारे पार्टी ये सोचते हैं कि बीजेपी के साथ टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के वोट तो बीजेपी को नहीं जाएंगे, कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोट है। लेकिन इसमें भी एक समस्या है, हमने पिछले कई चुनाव में देखा है कि कांग्रेस के वोट शेयर कई दफा ट्रांसफर नहीं भी होते। जैसे कि एनसीपी, टीएमसी जैसे पार्टी के साथ अगर कांग्रेस के साठगांठ होते हैं तो ट्रांसफर होने की संभावना होते हैं,
लेकिन अगर सपा या आरजेडी जैसे पार्टी के साथ साठगांठ होते हैं तो उनमें देखा गया है कि वो ट्रांसफर, कांग्रेस के वोट ट्रांसफर एबिलिटीज थोड़ा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक जी। 19 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा के लिए उड़ान भरेंगे। मौका G7 मीटिंग का होगा, जिसके लिए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने उन्हें आने का न्योता दिया था। खास बात यह है कि पीएम मोदी से पहले नेहरू ही केवल ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने हिरोशिमा का दौरा किया था। समिट का सबसे मेन टॉपिक एटम बम है। भारत उन देशों में से है जिसने खुद को परमाणु अप्रसार संधि से अलग रखा है, जिसका मकसद एटम बम मुक्त दुनिया बनाना है। तो इस पर भारत क्या पोजीशन लेगा, इस पर सबकी नजर होगी। G7 के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे और क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो इस समिट का एजेंडा क्या रहने वाला है, किन मुद्दों पर फोकस होगा, यह हमने पूछा इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट अमिताभ सिंह से। देखिए, G7 का जो एजेंडा हर साल रहता है उससे कोई नया नहीं है, बल्कि लगभग उसी के जैसा है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके दो पहलू हैं। पहला है अपहोल्डिंग द इंटरनेशनल ऑर्डर, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो नियम पर आधारित है, रूल पर आधारित है, उसको अपहोल्ड करना। और जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है ग्लोबल साउथ के साथ नजदीकियां दिखाना या उनके करीब आना, आउटरीच टू द ग्लोबल साउथ जिसको कहा जाता है। तो ये तो दो बड़े मुद्दे होंगे, लेकिन इमीडिएट जो मुद्दा है उसमें यूक्रेन की समस्या है, इंडो पैसिफिक, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात की जा रही है, और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा जिस पर पहली बार ऐसे कदम उठाए जाएंगे। क्योंकि G7 के मेंबर्स, आप सबको पता है, G7 के मेंबर्स जो हैं उनमें से कई जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास है, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। ये तीन बड़े राज्य हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स हैं। अगला है वो है इकोनॉमिक रेजिलियंस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को बढ़ाना, यानी आर्थिक असुरक्षा है पूरे दुनिया में व्याप्त, खासकर इस युद्ध को लेके और उसके पहले कोविड क्राइसिस को लेके, उन सब चीजों को एड्रेस करना है। क्लाइमेट, एनर्जी, फूड, हेल्थ, डेवलपमेंट, ये सारे कई सारे मुद्दे जो हैं उनके सामने हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा वो है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, और खासकर हिरोशिमा में इसका सिंबॉलिक वैल्यू भी है। और हमारे प्रधानमंत्री जो जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले प्रधानमंत्री होंगे या पहले गणमान्य व्यक्ति होंगे जो हिरोशिमा शहर जा रहे हैं। और हिरोशिमा और नागासाकी, हम सबको पता है बचपन से कि क्यों इंपॉर्टेंट है। वहां न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था, लाखों लोग मारे गए थे और आने वाली 1-2 पीढ़ियां भी हताहत हुई थी। तो इसके लिए ये एक सिंबॉलिक वैल्यू का रहेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा, या सबसे जो यूक्रेन समस्या के बाद जो सबसे ज्वलंत समस्या रहेगी G7 के समक्ष। अमिताभ जी, जापान एटम बम को नष्ट करने की वकालत करता है और ये मुद्दा G7 मीटिंग में भी उठेगा, तो भारत के लिए कैसी सिचुएशन होगी? देखिए, भारत के लिए चैलेंजिंग तो रहेगा ही, क्योंकि भारत ने न्यूक्लियर बॉम्ब का ऑप्शन कब इस्तेमाल किया? जब देखा कि दुनिया और जितने बड़ी शक्तियां हैं उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ रहे। भारत ये नहीं कह रहा था कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए सबसे पहले या हमें भी चाहिए। भारत ने कहा कि एक संप्रभुता संपन्न राज्य की तरह हमें ये अधिकार होना चाहिए कि हम न्यूक्लियर वेपन, शस्त्र रखें या ना रखें, उसमें कितने सक्षम हैं हम। और भारत ने ये दिखा दिया कि वो बना सकते हैं, वो रख सकते हैं। 1918 के राजीव गांधी डिक्लेरेशन में ये स्पष्ट किया था कि भारत ये चाहता है कि पूरी दुनिया में परमाणु अस्त्रों को खत्म किया जाए, उसके लिए एक डेट निर्धारित किया जाए। वो डेट निर्धारित नहीं हुआ, लिहाजा हमें 90 के दशक के अंत में न्यूक्लियर टेस्ट करना पड़ा, न्यूक्लियर बॉम्ब हमने बनाया। तो भारत तो ये हमेशा से चाहता है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, लेकिन वेस्ट के देश, खासकर अमेरिका, रूस और चाइना जैसे लोग, ये इसे न्यूक्लियर क्लब बनाना चाहते हैं, तो भारत उसका विरोध करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। 15 मई को दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय 2022 की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत, चीन, रूस, सऊदी अरब जैसे देशों में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं। खास बात यह रही कि इसमें भारत के रेफरेंस में अमित शाह और बीजेपी तक के नाम शामिल थे। इस रिपोर्ट को भारत ने सिरे से खारिज किया है। पिछले साल भी जब ये रिपोर्ट आई थी तो उसमें यही बातें थी जो अब हैं। तब भारत ने अमेरिका में नस्लीय हिंसा और फायरिंग के मामलों का जिक्र किया था और उस पर कटाक्ष भी किए थे।
तो ये पूरी रिपोर्ट क्या है, इसमें भारत को लेकर क्या क्या कहा गया है, ये हमने पूछा इंडिया टुडे टीवी में फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से। देखिए, हर साल अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में एक रिपोर्ट बनता है जो हर देश में उनके माइनॉरिटीज़ को कैसे ट्रीट करते हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको कैसे ट्रीटमेंट है, कैसे रहते हैं, और जो केसेस होते हैं एक एक देश में, इंसिडेंट्स जो होते हैं वायलेंस के, चाहे वो अल्पसंख्यक कम्युनिटी हो, चाहे वो फाइट हो जिसमें मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी को भी मारा गया हो, तो इन सारे रिपोर्ट्स को फिर एक बहुत ही बड़े रिपोर्ट में कंपाइल करके उसको रिलीज किया जाता है। ये रिपोर्ट राशिद हुसैन, जो अब स्टेट डिपार्टमेंट का रिलीजियस फ्रीडम के रिपोर्ट एम्बेसडर एट लार्ज है इस पूरे मामले के, उन्होंने और वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज किया। रिपोर्ट में क्या है, अलग अलग देशों के लिए अलग अलग डिटेल्स हैं, जिसमें रूस को लेकर काफी ज्यादा कॉन्डेमनेशंस हैं, काफी ज्यादा सवाल उठाए गए हैं, चीन को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठाए गए हैं। देखिए, पाकिस्तान के हालात और उनके माइनॉरिटीज को का जो हाल होता है उसको लेकर भी काफी सवाल उठाए हैं। लेकिन भारत को लेकर हर साल हमने देखा इस रिपोर्ट में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से रिपोर्ट किया जाता है कि भारत में ऐसे कौन से इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय या जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं उनके साथ क्या क्या हुआ, और बहुत ही डिटेल रिपोर्ट होता है। डिफरेंस इस रिपोर्ट में इस साल ये है, जितने भी पिछले सालों में हमने देखा है उसमें हमेशा कहते हैं कि ये दंगे हुए या ये लड़ाई हुई हिंदू मुसलमान के बीच हुई और स्टेट ने, सरकार ने इस पे एक्शन लिया, इस पे नहीं लिया। ये पहली बार है जब हम इस पूरे रिपोर्ट में 28 बार भारतीय जनता पार्टी का रेफरेंस देखते हैं। पहली बार है जहां विश्व हिंदू परिषद के काफी रेफरेंसेस हैं, जब नाम लेकर बोला है कि बीजेपी की सरकार इस स्टेट में, बीजेपी की सरकार सेंटर में, और नाम लेके बजरंग दल पर भी रिपोर्ट्स हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है, यहाँ पर किन लोगों के नाम आपको नजर आएंगे। आपको होम मिनिस्टर अमित शाह से लेकर नुपुर शर्मा का जो कंट्रोवर्सी था प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर, नवीन जिंदल के जो कमेंट्स थे, उनसे लेकर जो स्टेट लेवल में आपने कई सारे इंस्टेंसेस देखा होगा, उन सब के नाम। अगर इस रिपोर्ट में हम बात करें अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल केसेस हाल फिलहाल में हुआ है, उसमें आपको नजर आएगा मोहम्मद जुबैर कि कैसे उनको अरेस्ट किया, आपको नजर आएगा उमर खालिद कि वो अभी भी जेल में है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जो मुझे लगता है कि अगर आपके रिपोर्ट में ऐसा कोई इंस्टेंस आ जाए जो सही मायने में भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा धब्बा हो या क्वेश्चन मार्क हो, वो है बिल्किस बानो का केस। 11 रेपिस्ट्स को रिलीज किया। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन रेपिस्ट के फैमिलीज ने कोर्ट में जाकर अर्जी दी, ये इसलिए हुआ क्योंकि सरकार, यहाँ पे फिर से सरकार आ जाती है, सरकार ने रिमिशन मांगा, यानी कि माफी मांगी और कहा इनको रिहा कर देना चाहिए। गीता, भारत की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है? अगर हम भारत के रिएक्शन की बात करें तो भारत का रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्ग और काफी स्टर्न था। इंटरेस्टिंग ये भी है कि ये रिपोर्ट बस कुछ समय पहले आया है, मतलब कुछ समय बाद आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका जाते हुए देखेंगे, तो कुछ हफ्ते पहले इस रिपोर्ट का आना बहुत ज्यादा पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं भेजता है। लेकिन अमेरिका के लिए भारत से मजबूत रिश्ते बरकरार रखना काफी इम्पोर्टेंट है, उनके लिए प्रायोरिटी है ये। भारत का जो रिएक्शन है उसमें भारत ने इस पूरे रिपोर्ट को फ्लॉड, मिसलीडिंग और बायस्ड कहा है और मोटिवेटेड कहा है, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बस यही चीजें दिखाते हैं कि देखिए भारत में ये हो रहा है, देखिए भारत में वो हो रहा है, तो इसलिए मोटिवेटेड कह रहे हैं। बायस्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप दोनों तरफ का स्टोरी नहीं देख रहे हैं, आपको दोनों चीजें देखनी चाहिए, आपको दूसरा साइड भी सुनना चाहिए, आपको केस स्टडीज भी देखने चाहिए। फ्लॉड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरीके से इन रिपोर्ट्स को लिया गया है वो सही नहीं है। मोटिवेटेड और बायस तो कहा ही है, लेकिन ये भी कहा है कि भारत चाहता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते इन चीजों की वजह से खराब ना हो और हम लगातार एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, कम्युनिकेशन लगातार जारी रहती है। तो अगर ऐसे कोई मसले हैं और मसाइल हैं तो आके बात करें, एक दूसरे से बात करके हमारी बात खुद समझ लें। बहुत बहुत शुक्रिया गीता आपका। और अब वक्त है भौचक का। आ गए हैं जमशेद कमर सिद्दीकी। पंकज उधास कह गए हैं कि शराब चीज ही ऐसी है कि छोड़ी न जाए,
खासकर जब बोतल सामने रखी हो और आसपास कोई ना हो तब भी। तो क्या हुआ अगर आप एक चोर हैं? क्या चोरों को शराब पीने का हक नहीं है? हाँ, बस ध्यान इतना रखना चाहिए कि इतनी ना पी लो गुरु कि पीकर वहीं बेहोश हो जाओ, जैसे लखनऊ में एक चोर भाई साहब हो गए। भौचक खबर कैंट थाने की है। इस इलाके में आर्मी में सूबेदार के पद से रिटायर हुए सर्वानंद साहब का घर है। बिहार के रहने वाले हैं, अब लखनऊ में रहते हैं। तो उनके पास किसी शादी का इन्विटेशन था, कार्ड पर विद फैमिली लिखा था, तो सूबेदार साहब पूरी फैमिली के साथ चले गए। घर हो गया खाली। इसी दौरान सलीम नाम के एक भाई साहब, जिनके इरादे चोरी के थे, वो उस खाली मकान में कूद गए। दाएं देखा बाएं देखा, लाइट जलाई, हर तरफ चकाचौंध। जल्दी से एक चादर खींची और घर पर जो भी कीमती सामान दिखा सब एक गठरी में भर लिया। कंधे पर गठरी लादी और बाहर चलने को हुए तो तभी नजर पड़ी बाहरी कमरे की मेज पर। वहां एक मासूम सी आधी बोतल रखी शर्मा के उन्हें देख रही थी। सलीम भाई को पहले तो ये लगा कि भाई काम के टाइम पर शराब पीना बुरी बात है, लेकिन अब क्या करें, बोतल बुला रही थी तो सोचा चलो थोड़ी सी पी लेने में क्या बुराई है। बैठ गए सोफे पर, गिलास में डेली और फिर एक के बाद एक जो पैक बनाया तो पूछिए मत। अब सलीम तन्हा अकेले किसी के घर में बैठे हुए चोरी के सामान की गठरी लिए हुए सोफे पर बैठे शराब पी रहे हैं। गिलास घुमा घुमा के देख रहे हैं, कभी सोफे पे लेटे जा रहे हैं, इठला रहे हैं, कभी चखने का जुगाड़ कर रहे हैं किचन में, और अब इनके कदम लड़खड़ाने लगे। इस हालत में बाहर निकल पाना तो नामुमकिन था। सलीम ने सोचा कि देखो अब पकड़े तो जाएंगे ही, क्योंकि जिस दीवार से कूद के अंदर आए थे अब इस हालत में उस दीवार पर चढ़ना मुमकिन तो नहीं है। तो जब सुबह पकड़े ही जाना है तो कम से कम रात में चैन से सो लो। सलीम अंदर गए, सूबेदार साहब के बिस्तर पर पहुंचे, चादर तकिया बराबर की और आराम से वहां पर सो गए। सुबह सुबह जब सूबेदार साहब लौटे, दरवाजा खोला तो देखा कि एक अजनबी आदमी उनके बिस्तर पर सो रहा है। उसे उठाया गया और पुलिस भी बुला ली गई। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। सूबेदार साहब का कहना है कि सलीम अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था। सलीम शराब पीकर वहां रह गया, लेकिन उसका साथी 6 लाख रुपए, 10 तोला सोना, 1.5 लाख कीमत की 2 किलो चांदी, करीब 50,000 नकद, 40 महंगी साड़ियां और जरूरी दस्तावेज गायब हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है। क्या हुआ था ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि काम के वक्त पर मस्ती नहीं करना चाहिए, बहुत महंगी पड़ती है। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो। बहुत शुक्रिया जमशेद। तो अब इजाजत दीजिए, आज के दिन भर में इतना ही। लेकिन चूंकि आज बुधवार है तो बेबाक बुधवार का भी दिन है। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक खोजा हमने, तो ट्विटर स्पेस में आइएगा। हमारे आज तक रेडियो हमारा ट्विटर हैंडल है और वहां पर खूब बमचक मचेगी। एक ऐसा टॉपिक लाए हैं हम। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है सूरज कुमार ने, साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और आज तक रेडियो सुनते रहिए।